देश के अनमोल रतन रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है। इसी बीच रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग हुई। महाराष्ट्र कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ। रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार केंद्र को देगी। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में रतन टाटा को श्रद्धांजलि भी दी गई है। तो जहां आज अलग अलग कारणों की वजह से रतन टाटा को पूरा देश याद कर रहा है, नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दे रहा है, तो उन्हें भारत रत्न देने की मांग अब जोर शोर से उठाई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पास भी किया है और अब जल्द ही केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से भेजा जाएगा। तो देश का वो अनमोल रतन जिसने सफलता के कई आयामों को छुआ, जो शीर्ष पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़ा हुआ रहा, जिसने एक ऐसा जीवन जिया जो सादगी से भरा रहा, जिसने देश के लिए वो काम करके दिखाए जिन्हें आज याद किया जा रहा है, जो मुश्किल वक्त में हमेशा देश के साथ खड़ा रहा। कोरोना का वो वक्त याद करिए जब हर तरफ हाहाकार था, देश में हाहाकार था। उस वक्त रतन टाटा आगे आए। 1500 करोड़ की मदद देश को रतन टाटा की तरफ से दी गई। 26/11 का वो वक्त याद करिए जब आतंकियों ने हमला किया था। उस वक्त भी रतन टाटा एक पिलर के तौर पर खड़े रहे। ना सिर्फ उन्होंने ताज होटल को 1 महीने के अंदर शुरू किया, बल्कि अपने एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल मदद उन्होंने पहुंचाई। उनके आर्थिक मदद का जो जिम्मा था वो रतन टाटा ने उठाया। और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज नहीं, बल्कि ताज होटल के बाहर जो लगने वाली ठेलियां हैं उनका ध्यान भी रतन टाटा की तरफ से रखा गया। तो ये है रतन टाटा, ये है उनकी शख्सियत जिन्हें शब्दों में पिरोना या शब्दों में बांटना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। आज रतन टाटा देश को अलविदा कह रहे हैं और उन्हें अलविदा कहने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शनों के लिए आज तमाम हस्तियां नरीमन पॉइंट पर उमड़ पड़ी हैं। शरद पवार उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। राज ठाकरे ने आखिरी श्रद्धांजलि रतन टाटा को अर्पित की। कुमार मंगलम बिरला भी पहुंचे। शक्तिकांत दास ने भी अपनी जो भावभीनी श्रद्धांजलि है वो रतन टाटा को अर्पित की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें याद कर रहे हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उन्हें याद कर रही हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी उन्हें याद कर रहे हैं और याद कर रहा है देश का वो हर एक आम आदमी जिसके घर तक रतन टाटा पहुंचे, जिसके परिवारों तक रतन टाटा पहुंचे। आज उन्हें याद किया जा रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए पहुंचे। आरबीआई गवर्नर ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए रतन टाटा का जो विजन था उसे बहुत बड़ा बताया। मेरे को जिंदगी में काफी बार, मतलब मेरे लाइफ में काफी बार, काफी बार तो नहीं कह सकते हैं, बट कई सारे बार उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए मौका मिला है। और हमेशा मेरे को यही लगा कि हमेशा वो कुछ नई चीज बात करते थे और उनका जो भारत के लिए, भारत का अर्थव्यवस्था के लिए और भारत का जो इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए उनका विजन जो था वो एक बहुत बड़ा और एक अद्भुत विजन था। और उनके लाइफ में भी उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है हमारे इंडिया के इंडस्ट्री और इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। और इस वक्त हम सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके आत्मा को सद्गति दे। तो भारतीय मूल्यों के साथ रतन टाटा किस कदर जुड़े हुए थे, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब रतन टाटा से सवाल पूछा गया कि आप इतनी सफलता के आयाम छू रहे हैं, आपका बिजनेस नए नए आयाम छू रहा है, तो फिर भी आप क्यों नहीं सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं। तो रतन टाटा का वो जवाब आपको जरूर सुनना चाहिए। रतन टाटा ने यह साफ कहा था कि मैं नहीं चाहता कि हमारा देश इकोनॉमिक सुपर पावर बने, मैं ये चाहता हूं कि भारत एक हैप्पी कंट्री रहे, यानी खुशहाल देश रहे। तो भारत के प्रति यह विजन था रतन टाटा का। और अपने जीवन के दौरान, अपनी इस यात्रा के दौरान रतन टाटा ने हमेशा ये कोशिश की कि भारत को एक नए आयाम पर लेकर जाएं, अपने बिजनेस को एक नए आयाम पर लेकर जाएं, अपने बिजनेस के जरिए दुनिया में भारत का डंका पीटें। और ये करने में रतन टाटा कामयाब रहे। उनकी जर्नी के बारे में अगर आप सुनेंगे तो अमेरिका से लौटने के बाद जब अपने फैमिली बिजनेस यानी कि टाटा ग्रुप को ज्वाइन करने का वक्त आया तो किसी पोजीशन पर नहीं, बल्कि एक आम कर्मचारी के तौर पर रतन टाटा ने अपनी कंपनी को ज्वाइन किया। वहां पर हर छोटे बड़े काम रतन टाटा ने किए और वहां से होते हुए फिर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी की कमान रतन टाटा ने संभाली। और उसके बाद
टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी नए नए जो सफलता के बेंचमार्क्स हैं उन्हें क्रॉस करती गई। ये सब कुछ रतन टाटा की लीडरशिप में हुआ, लेकिन ये सब करते हुए भी रतन टाटा ना मानवता को भूले, ना जमीन से जुड़े रहना भूले, ना अपने एम्प्लॉयज को भूले, ना देश को भूले। इन सबको साथ लेकर रतन टाटा अपनी इस महान यात्रा को पूरा करते गए। HDFC के पूर्व चेयरमैन दीपक पारेख ने भी रतन टाटा को याद किया। दीपक पारेख ने कहा कि रतन टाटा जैसा शख्स मिलना मुश्किल है। याद जो आप साझा करना चाहें? नहीं, हम साथ में काफ़ी काम किया है और ऐसे आदमी मिलेंगे नहीं कभी, इतने जेनरस, जेंटल, काइंड हार्टेड, सब पूछो, जेंटलमैन, नॉलेजेबल, विद विजन, हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी, जो क्वालिटी है उनके पास थी। एंड ऐसे दिस इज इम्पॉसिबल टू फाइंड समवन लाइक दिस। उनके जैसा दरिया दिल उद्योग जगत में बहुत कम होता है। हाँ, उद्योग में तो कम लोग हैं, पर ज़्यादा लोग ऐसे होने चाहिए। और उसको फिलैंथ्रॉफी में उसका काफ़ी इंटरेस्ट था, इंडिया में, अब्रॉड में। उसका दिल फिलैंथ्रॉफी में था, पैसा बनाए बट वापस दे दो। उनके साथ एक और चीज़ है, उनके सामर्थ्य की बात हमेशा, मुश्किल समय में कैसे उठकर खड़ा होना है, देश को कैसे सपोर्ट करना, उस बारे में। वो कभी गर्म नहीं होते, उसका टेम्पर एकदम सीधा होता है। हमने काफ़ी देखा है बोर्ड मीटिंग्स में, कुछ भी खराब न्यूज़ आए तो भी वो आराम से लेते हैं, सोचते हैं क्या करने का और काम सीधी रीते करता है। सो ऐसे आदमी ऐसे मिलने को, टेम्परामेंट इज ऑल्सो वेरी गुड, कूल टेम्परामेंट। यंग एंटरप्रेन्योर्स क्या सीख सकते हैं जो आप कहना चाहेंगे अपने दोस्त के हवाले से? इंटेग्रिटी, विजन, हार्ड वर्क, सिंप्लिसिटी, डोंट गेट इट इन योर हेड। You are the biggest man, but don't get it in your head. Be humble, be humility, no hubris. आपके लिए पर्सनली कितनी बड़ी लॉस है ये? हम तो काफी सालों से जानते हैं, तो लॉस तो होती है ना। तो देश ने आज अपने अनमोल रत्न को खो दिया, और ये अनमोल रत्न का जाना कितनी अपूर्णीय क्षति इस देश के लिए है, ये इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, लोगों के बयानों को सुनकर आप समझ सकते हैं, देश से आ रही प्रतिक्रियाओं को सुनकर आप समझ सकते हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी हस्तियां ही नहीं, बल्कि देश का हर एक वो परिवार जो किसी ना किसी मायने से टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो भी आज रतन टाटा को अपनी यादों में याद कर रहा है, नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है, उन्हें आखिरी विदाई दे रहा है। अभी नरीमन पॉइंट पर एक एक के लोगों का तांता लगा हुआ है, भारी भीड़ उमड़ी हुई है, उनका पार्थिव देह जो है वो नरीमन पॉइंट पर रखा गया है आखिरी दर्शन के लिए। आखिरी दर्शन के बाद शाम तकरीबन 4 बजे रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन रतन टाटा के जीवन की यात्रा को अगर आप समझेंगे तो उसमें वैल्यूज नजर आएंगे, उसमें भारत के प्रति प्रेम नजर आएगा, उसमें बिजनेस का एक बेहतर स्ट्रक्चर नजर आएगा, एक बड़े बिजनेसमैन नजर आएंगे। तो नजर आएगा वो शख्स जो अपने देश से जुड़ा रहा, जो जमीन से जुड़ा रहा, जिसने अपने कारनामों से, जिसने अपने कामों से कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद इस देश में अभी तक किसी ने नहीं किया है, चाहे फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों का निर्माण करना हो या फिर आपके घरों तक नमक के जरिए पहुंचना क्यों ना हो। एक बार फिर हम साकेत के पास चलेंगे। साकेत, जब आज हम रतन टाटा को याद कर रहे हैं तो याद कर रहे हैं हम उनके काम को, याद कर रहे हैं उनकी महानता को, याद कर रहे हैं उनके उन बलिदानों को जो उन्होंने अपने लिए दिए। वो जब अपनी कंपनी से जुड़े तो चाहते तो एक मालिक के तौर पर जुड़ सकते थे, एक बड़ी पोजीशन पर जुड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कर्मचारी के तौर पर काम करना पहले चुना, और यही सबक है आज बढ़ते हुए भारत के लिए, युवा भारत के लिए। यकीनन देखिए, रतन टाटा की बात करें तो आज जो लोग हम यहाँ देख पा रहे हैं, जिन्हें जो भी यहाँ पर हस्तियाँ पहुँच रही हैं, क्या आम क्या खास, हर कोई एक कतार में यहाँ पर आ रहा है, अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा है। और जिन लोगों को हम इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हों, वो अपने आप में उन्होंने अपना नाम कहीं ना कहीं स्थापित कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद जब आप उनसे बात करिए, जब वो हमारे पास आते हैं, हमें कहीं ना कोई एक कहानी बताते हैं कि हम इस तरह से मिले थे रतन टाटा से, और उन्होंने उस वक्त हमें ऐसी कोई बात बताई थी जिसे हमने जीवन में इसका पालन किया, अपने जीवन में उसे उतारा, और आज हम इन सफलता के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसी कई कहानियां हैं और उनके पूरे जीवन काल में अगर आप देखें, अगर अब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे 2018 की, जब प्रिंस चार्ल्स की तरफ से उन्हें बुलाया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए, और उस दौरान हमने देखा कि उनके ही जो एक इंडस्ट्री के मैनेजर हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें भेज दिया
गया, उन्हें प्रिंस चार्ल्स को बताने के लिए कहा गया, सूचित करने के लिए कहा गया कि उनके एक कुत्ते की तबीयत खराब है और इस वजह से वो नहीं पहुंच सकते। तो आप उनकी इस सादगी से, इस तरह की विचारधारा से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके जीवन में वो कितने जो हैं उच्च स्तर पर जा चुके थे, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में लोगों के साथ, खास तौर पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर टाटा ग्रुप्स की बात की जाती है तो आज भी जब हम नौकरी की तलाश करते हैं अपने जीवन में, तो सबसे पहली जो शुरुआत होती है, हमारी कोशिश यही होती है कि हम टाटा ग्रुप्स में सबसे पहले अप्लाई करें, क्योंकि उनकी तरफ से जो सुविधाएं उनके एम्प्लॉयज़ को दी जाती है वो अपने आप में हर कोई उस बात को सोचता है, उस बात को समझता है। और ऐसी कई कहानियां हैं टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई जो हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अगर आप बात करिए पुरानी, हम बात करें, कई ऐसे बिजनेस इवेंट्स थे, उस दौरान भी हमने देखा कि जिस वक्त रतन टाटा बोला करते थे उस वक्त एक सन्नाटा पसर जाता था, क्योंकि उनकी एक एक कही हुई बात कहीं ना कहीं वो एक पत्थर की लकीर होती थी। वो उनके जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी कहानियां हैं, अब आप देखिए कि उनके जो मैनेजर हैं, शांतनु नायडू उनका नाम है, 26-27 साल की उनकी उम्र है। और इस उम्र में जब उनकी भी एक दिलचस्प कहानी है कि उनके पिता टाटा के एम्प्लॉय थे और उस दौरान उन्होंने एक पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने कहा था कि एक कुत्ते को, एक जो है सड़कों पर रहने वाले, उनके जीवन को खतरा होता है। उससे लेकर एक स्टार्टअप आइडिया उनके पास है। रतन टाटा के पास वो पत्र पहुंचा, उन्होंने उन्हें बुलाकर बिठाया और कहा कि हमारे और आपके बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपकी जो तकनीकी हैं, जो आपकी सोच है, मैं आपकी पीढ़ी से सीखना चाहता हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे मैनेजर बने। और उस वक्त शांतनु ने उन्हें ज्वाइन किया। आज शांतनु उनकी कंपनीज में बहुत सारी जो कंपनियां हैं उसमें हिस्सेदारी है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से स्टार्टअप आइडियाज़ को टाटा प्रमोट करता है, टाटा ग्रुप प्रमोट करता है, आप देखिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। हर साल बहुत सी वैकेंसीज़ निकलती हैं, बहुत सारे फॉर्म्स निकलते हैं जिसमें आप लगातार ये बात जो है इनरोल करा सकते हैं खुद को। अगर आपके पास एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी कंपनियां जो होती हैं, बिग बुल्स होते हैं, वो कई बार ये कोशिश करते हैं कि नई कंपनियों को एक्वायर किया जाए। लेकिन रतन टाटा वो महान शख्सियत थे साकेत, जिनके जीवन में सिर्फ बड़ी हस्तियों के लिए ही जगह नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे लोगों के लिए भी जगह थी। उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी उतनी ही जगह थी जितनी बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए थी। एक छोटा सा आइडिया भी उनके लिए उतना ही वैल्यूएबल था जितने बड़े बड़े लोगों के आइडिया उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे। फिलहाल पूरा देश गमगीन है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी शोक जताया है। हरदीप पुरी ने कहा कि उनके विजन से लाखों लोगों को फायदा हुआ। जब से उन्होंने टाटा सन्स की चेयरमैनशिप संभाली है, टाटा सन्स में वेल्थ क्रिएशन जो है 20 गुना बढ़ा है। और आप हमारी इकोनॉमी का कोई भी क्षेत्र देख लें तो उनका योगदान मैं समझता हूँ एक किस्म से एक नया टेम्पलेट है। उन्होंने अपना जीवन जो है आर्किटेक्चर में डिग्री लेने के बाद उन्होंने जो अभी टाटा मोटर्स है, उस समय टेल्को कहा जाता था, वहाँ पे शॉप फ्लोर पे उन्होंने काम सीखना शुरू किया, बाकी कंपनीज में काम किया। पर सिर्फ उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर को ग्रो नहीं किया, उनका जो योगदान है आप देश की विकास के लिए, 1991 जब उन्होंने दायित्व संभाला टाटा सन्स का, दैट वाज आल्सो द ईयर जब हमने लिबरलाइजेशन की इकोनॉमी की, और ही इज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। टाटा सन्स ने फॉरेन एसेट्स एक्वायर करने शुरू किए। उनका जो होटल ब्रांड है वो मैं समझता हूं कि दुनिया में जो भी होटल ब्रांड्स है उसमें एक इट ऑक्यूपाइज प्राइड ऑफ प्लेस। और भी दुनिया में लोगों ने बिजनेस एम्पायर्स बनाए, पर उन्होंने बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ उनका जो ह्यूमैनिटेरियन काम है, जो उन्होंने फिलैंथ्रोपी में काम किया, जो उनकी ट्रस्ट्स हैं, they have reached out to millions of people and affected their lives properly. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। शाह ने कहा कि रतन टाटा अपने पीछे जो विरासत छोड़ गए हैं वो उद्योग जगत के साथ साथ पूरे देश को रास्ता दिखाती रहेगी। पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है, उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के अंदर सूचिता के साथ
अपने उद्योग का, अपने समूह का विकास करना, देश के सारे कायदे कानून और रूल्स रेगुलेशन इसका पूर्णतः पालन करते हुए अपने उद्योग समूह को प्रमुख स्थान पर बनाए रखना और इसके साथ साथ अपने ट्रस्ट के माध्यम से देश की सभी समस्याओं का समाधान कर एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास भी करना। तो 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा, जिनका पालन पोषण उनकी दादी द्वारा किया गया। अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद अमेरिका गए, अमेरिका में हायर स्टडीज पूरी की, 2 साल वहां काम भी किया। वापस दादी की तबीयत बिगड़ने के बाद भारत लौटते हैं। भारत लौटने के बाद अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि किसी बड़ी पोजीशन पर नहीं या किसी मालिक के तौर पर नहीं, बल्कि एक आम कर्मचारी के तौर पर अपने सफर की शुरुआत करते हैं और फिर टाटा इंडस्ट्री को एक ऐसा आयाम देते हैं जिसकी कल्पना कर पाना भी उस वक्त शायद मुश्किल रहा होगा, या जिसके बराबर खड़ा होना भी फिलहाल मुश्किल समझा जा सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दिनेश, आपके पास में आ रही हूं। जितने किस्से कहूं या जितनी बातें कहूं या जितने भी शब्दों में मैं इस वक्त रतन टाटा को पिरोने की कोशिश करूं दिनेश, सब कम पड़ रहे हैं, सारे किस्से कम पड़ रहे हैं। एक नाम ही काफी है, रतन टाटा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब किसी एक व्यक्ति का इतना लंबा सार्वजनिक जीवन हो, उद्योग जगत में करीब 6 दशकों तक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ उनके लिए काफ़ी अच्छा था। जब जब मुश्किलें आई तब तब वो बड़े सामर्थ्य के साथ खड़े हुए। न सिर्फ उन्होंने अपने उद्योग को एक ऊंचाई पर लेकर गए, बल्कि अपने उद्योग के विकास के साथ साथ वो समाज के भी विकास के लिए अविरल प्रयास करते रहे। और यही वजह है कि आज सिर्फ उद्योजक के तौर पर उन्हें देश नहीं जानता है, देश के लिए वो सही मायनों में हमारे एक ऐसे अनमोल रत्न है जिसने देश का विकास करने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही में आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उनके जिन भी उद्योगों को हम देखें तो किस तरह से आम लोगों के जीवन में प्रतिदिन जो जरूरतें होती है वो काफी ज्यादा महंगी होती थी उस समय की अगर बात करें। खास तौर पे 1991 का वक्त अगर हम याद करें, जब भारत अपने द्वार जो है वो विदेश के लिए खोल रहा था कि अर्थव्यवस्था में नई तरह से एक तरह से प्राण फूंकने का प्रयास उस दौरान उस सरकार ने किया। और वही समय था जब उन्होंने इस कंपनी की कमान संभाली और 2012 तक वो धीरे धीरे ऊंचाई पर लेते गए। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कंपनी को ऊंचाई पर लेकर गए। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रही हूं कि जमीन से जुड़े रहे। कोविड के वक्त जब हाहाकार बचा हुआ था, जब लोगों की नौकरियां जा रही थी, उस वक्त रतन टाटा आगे आए। उन्होंने ना सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के साथ वो खड़े रहे, बल्कि पूरे देश में भी उन्होंने यही संदेश दिया कि ऐसे वक्त में एम्प्लॉयज के साथ खड़े रहना जरूरी है, किसी की नौकरी लेना सही नहीं है।